गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज आरो भाग 2 काव्य खंड से हम कवि आलोक धनवा की पतंग कविता पढ़ने वाले हैं। पहले इसका परिचय और सार समझ लेते हैं, इससे अर्थ समझने में सरलता होगी। कवि आलोक धनवा की पतंग कविता उनके एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, अर्थात बच्चे कितने कल्पनाशील, स्फूर्तिवान, प्रसन्नचित्त और निर्भय होते हैं, इसका वर्णन है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंब अर्थात छाया या चित्र का उपयोग किया गया है, अर्थात बच्चों के क्रियाकलाप और ऋतु परिवर्तन पर प्रकृति में आए बदलाव को सुंदर और सरल ढंग से बताया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, अर्थात पतंग के माध्यम से बच्चों के उत्साह, कल्पनाशीलता, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ना दर्शाया गया है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है, अर्थात बच्चे उड़ती हुई पतंग की ऊंचाई जितनी सफलता की बुलंदियों को प्राप्त करना चाहते हैं, इतना ही नहीं वे उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं में मृदंग बजते हैं, अर्थात इस कविता में शरद ऋतु के आकर्षक सौंदर्य तथा बच्चों की चंचलता और स्फूर्ति को अनेक बिंबों के माध्यम से बताया गया है। जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तथा दूसरी ओर भय पर विजय प्राप्त करते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है, अर्थात बच्चों के माध्यम से निर्भय होकर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का संदेश दिया गया है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों अर्थात अंधेरे के बाद के शरद अर्थात उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? अर्थात बच्चे बहुत आशावादी होते हैं, हम सबको भी ऐसा ही होना चाहिए। तो कविता शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। तो तेज बौछारों की ध्वनि सुनाई देती है, तो ये श्रव्य बिंब है। सावन भादो अर्थात श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु रहती है, जिस कारण इस समय तेज बौछारें अर्थात मूसलाधार वर्षा होती है। वर्षा के कारण अंधेरा सा दिखता है, लेकिन भादों के बीत जाने पर तेज वर्षा की संभावना कम हो जाती है, तब लगता है सवेरा हुआ। तो ये दृश्य बिंब है। भादों बीतने पर और वर्षा का वातावरण न रहने पर आसमान स्वच्छ होने से सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे रात्रि बीतने के बाद प्रातः काल हुआ हो। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यह भी दृश्य बिंब है। और सवेरे की तुलना खरगोश की लाल आंखों से की गई है, तो इसमें उपमा अलंकार है। आसमान में लालिमा छा गई है, लेकिन वह खरगोश की आंखों जैसी है, अर्थात वर्षा ऋतु का प्रभाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, उसमें अभी आर्द्रता अर्थात नमी शेष है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, तो शरद का मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। पुलों को पार करना, लंबी यात्रा तय करना। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है और यह एक वर्ष के ऋतु पुनः उपस्थित हुई है। ऋतु पर बदल, हल्की ठंडक प्रारंभ हो गई है, परंतु लंबी दूरी तय करने के कारण उसमें अभी थकान है, अर्थात शरद ऋतु की उपस्थिति पूरी तरह नहीं दिखाई दे रही है। वातावरण में वर्षा ऋतु का प्रभाव अभी शेष है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, तो यहाँ दृश्य बिंब है, और घंटी बजाते हुए जोर जोर से
घंटी बजाना श्रव्य बिंब और जोर जोर से में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो शरद ऋतु अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज गति से चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजा रही है, अर्थात शरद ऋतु के आगमन पर वातावरण नई चमकीली साइकिल जैसा स्वच्छ और आकर्षक हो गया है। जिस प्रकार साइकिल की घंटी सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है, ऐसे ही शरद ऋतु का यह वातावरण भी अपने आकर्षण से सभी को आकर्षित कर रहा है। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद मार्ग भी जल भराव से मुक्त हो जाते हैं, तो आवागमन भी सुलभ हो जाता है। इसमें बच्चे भी अपनी नई साइकिल तेज गति से चला सकते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, तो यहाँ दृश्य और भावबिंब है। तो शरद ऋतु अपने चमकीले इशारे अर्थात आकर्षक संकेतों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को आमंत्रित कर रही है। उसके ये संकेत प्रकृति में आए हुए परिवर्तन हैं। स्वच्छ आकाश, खिली धूप, हल्की ठंडक, स्वच्छ और सुगम मार्ग। इससे पहले वर्षा ऋतु थी तो सरसता भी अभी बनी हुई है। तो सब प्रकार से वातावरण पतंग उड़ाने लायक बन गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए यहाँ स्पर्श बिंब है कि पतंग ऊपर उठ सके। तो प्रकृति परिवर्तन के रूप में जो आकर्षक संकेत शरद ऋतु ने बच्चों को दिए, उसके साथ उसने आकाश को मुलायम बना दिया ताकि पतंग अधिक ऊंचाई तक उड़ सके। आकाश को मुलायम बनाने का तात्पर्य है वातावरण में नमी न होना। नमी युक्त वातावरण में पतंग गीली होकर भारी हो जाती है और उड़ नहीं पाती। इसलिए शरद ऋतु में वातावरण की नमी समाप्त हो गई है और आकाश पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो गया है। अब इसमें पतंग अधिक ऊंचाई तक उड़ाई जा सकती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। पतंग बनाने के लिए सबसे पतला कागज और सबसे पतली बांस की कमानी का प्रयोग होता है और पतंग को सबसे हल्की और रंगीन वस्तु बताया गया है जो इतनी ऊंचाई तक उड़ती है। यहाँ कवि द्वारा अतिशयोक्ति अलंकार का विधान भी किया गया है। साथ ही ये सभी विशेषण बच्चों की विशेषता के प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि बच्चे भी पतंग की तरह हल्के अर्थात चंचल अथवा स्फूर्तिवान होते हैं। वे रंगीन अर्थात उन्होंने रंग बिरंगी पोशाक धारण की हुई होती है और बांस की कमानी की भांति उनमें लोच होती है तथा पतले कागज की भांति वे कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों। इसमें की इतनी नाजुक दुनिया, तो तितली रूपी नाजुक दुनिया इसमें रूपक अलंकार है। आकाश में उड़ती पतंग को देखकर बच्चे सीटियों और किलकारियों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता और अपने उत्साह को व्यक्त करते हैं। आकाश में रंग बिरंगी नाजुक अर्थात कोमल पतंगे उड़ रही हैं और धरती पर रंग बिरंगी पोशाकों वाले कोमल बच्चे दौड़ रहे हैं। इन्हें देखकर कवि को लगता है कि आकाश और धरती पर ये रंग बिरंगी तितलियां हैं, क्योंकि तितलियां रंग बिरंगी और चंचल होती हैं। इसी प्रकार पतंग और बच्चे भी रंग बिरंगे और चंचल होते हैं। इसी कारण कवि को इसमें तितलियों की नाजुक दुनिया दिखाई देती है। अब इसके काव्यांश प्रश्न। पहला प्रश्न हो जाएगा, कवि ने यहाँ किसका वर्णन किया है? उत्तर, कवि ने यहाँ पतंग के माध्यम से बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का वर्णन किया है। साथ ही शरद ऋतु की रमणीयता का भी चित्रण किया है। दूसरा प्रश्न, सवेरों को किसकी उपमा दी गई है और क्यों? उत्तर, सवेरे को खरगोश, जैसे खरगोश की आंखें चमकदार और लालिमा युक्त होती हैं, तो शरद ऋतु में भी प्रातःकाल स्वच्छ और सूर्योदय की लालिमा से युक्त होता है। तीसरा प्रश्न, शरद आया पुलों को पार करते हुए का आशय बताइए। उत्तर, शरद ऋतु वर्ष भर के ऋतुचक्र को पूर्ण करके आई है। लंबी यात्रा तय करने के कारण उसमें अभी थकान है, अर्थात शरद ऋतु का अभी प्रारंभ हुआ है, वह पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं हुई है, उसमें अभी वर्षा ऋतु का प्रभाव शेष है। चौथा प्रश्न, आकाश को मुलायम बनाने का तात्पर्य क्या है? उत्तर,
शरद ऋतु में वातावरण की नमी समाप्त हो जाती है, वातावरण मुलायम अर्थात हल्का हो जाता है और पतंग ऐसे ही वातावरण में उड़ाई जा सकती है। भारी अर्थात नमी युक्त वातावरण में वह नष्ट हो जाती है। 5वां प्रश्न, पतंग की क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर, पतंग सबसे पतले कागज और सबसे पतली बांस की कमाने से बनाई गई सबसे हल्की और रंगीन वस्तु होती है तथा आकाश में अत्यंत ऊंचाई तक उड़ती है। 6वां प्रश्न, तितलियों की नाजुक दुनिया किसे कहा गया है? उत्तर, तितलियों की नाजुक दुनिया आकाश में उड़ती रंग बिरंगी चंचल पतंगों और उन्हें उड़ाने वाले रंग बिरंगी पोशाकों वाले स्फूर्तिवान बच्चों को कहा गया है। 7वां प्रश्न, इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो इसका पहला बिंदु, कवि ने शरद ऋतु के आगमन पर प्रकृति की रमणीयता का मनोहारी चित्रण किया है। दूसरा, बाल सुलभ भावनाओं के सुंदर चित्रण से कहा जा सकता है कि कवि को बाल मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान है। तीसरा बिंदु, पतंग जैसी हल्की वस्तु का अधिक ऊंचाई तक उड़ना, यह वैज्ञानिक तथ्य उजागर हुआ है। चौथा, यह कविता छंदमुक्त है। 5वां, क शरद का मानवीकरण किया गया है। तो मानवीकरण अलंकार है। ख, खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा, इसमें उपमा अलंकार है। ग, जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और घ, दुनिया की सबसे पतली कमानी सबसे पतला कागज, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ग, तितलियों की नाजुक दुनिया में रूपक अलंकार है। 6वां बिंदु, कवि ने दृश्य, श्रव्य और स्पर्श बिंबों का यथास्थान सटीक प्रयोग किया है। 7वां बिंदु, इस काव्यांश की भाषा उर्दू शब्दावली से युक्त सरल प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। और 8वां बिंदु, चित्रात्मक और बिंबात्मक शैलियों का प्रयोग है। भाग दो अगली वीडियो में।